नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के यूनिट नंबर 6 में दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स दिए गए हैं। पिछली लेक्चर श्रृंखला के भांति हम लोगों ने इस यूनिट नंबर 6 के पूरे टॉपिक्स को भी अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है और हम लोगों ने इसका एक लेक्चर जो किया है अब तक, उस लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ को देखा, जो हर दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए एक बेस बनाने का काम करती है। आज सेकंड लेक्चर है हमारा इस श्रृंखला का और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे भी यूनिट नंबर 6 में दिए हैं और भारत के भी। तो हम पहले भारत वाले मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम मध्य प्रदेश के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो हम इन नवीन प्रवृत्तियों को यहां डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग नवीनतम जो भी आंकड़े हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से जरूर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीजें यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम प्रवृत्तियों को देखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा नवीनतम प्रवृत्तियां स्पष्ट होती है आर्थिक सर्वेक्षण से। जो आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों निकलता है, ये अर्थव्यवस्था के एक आधार के तौर पर आप देखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बजट का आधार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमें बताता है कि इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या स्थितियां हैं, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है और अलग अलग मुद्दों पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, किस मार्ग पर चल रही है। इन सब चीजों के आंकड़े जो है दोस्तों वो हमें स्पष्ट होते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि बजट सिस्टम जो है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिकल सर्वे जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आधार होता है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो जो पिछला वित्त वर्ष होता है, जो पिछला वित्त वर्ष होता है, उस वित्त वर्ष में जो भी आंकड़े निकलते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर, उस पूरे आंकड़ों के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर हम देखें तो जो बजट पेश होगा, बजट से एक दिन पूर्व, बजट से एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है दोस्तों वो जारी किया जाता है। बजट से एक दिन पूर्व जारी होता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 फरवरी को हमारे देश में बजट पेश हो रहा है, तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो संसद में पेश, बोल सकते हैं कि जारी किया जाता है। अब अगर 1 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जारी हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरी अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा सा होता है, जिसमें समस्त आंकड़े कि वित्त वर्ष में क्या क्या हुआ सब कुछ डाल दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की जो व्यवस्था है दोस्तों वो 1950-51 से प्रारंभ हुई है। 1950-51 से ये प्रारंभ हुई और 1950-51 से जब ये आर्थिक सर्वेक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई तो 1964 तक हम देखें तो इसमें अलग सिस्टम था। क्या सिस्टम था? वो ये कि 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ जारी किया जाता था, मतलब बजट और आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ आते थे। लेकिन 1964 से बदलाव किया गया और ये शुरुआत कर दी गई कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और बजट उसके एक दिन बाद आएगा। और तब से लगातार हमारे देश में ये व्यवस्था हम देख रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बजट से एक दिन पहले जो है वो जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण को देखा। लेकिन यहां देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है और ये किस रूप में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हर साल जब भी जारी किया जाता है तो इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो होता है दोस्तों, एक में सारे आंकड़े दिए होते हैं और एक वॉल्यूम में वो सारे तथ्य दिए होते हैं जो सरकार ने पूरे वर्ष में किए। तो दोनों चीजों को मिलाकर 2 वॉल्यूम जो है इकोनॉमी आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे देश में प्रस्तुत होता है दोस्तों। और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति को दर्शाता है कि भाई विकास का ट्रेंड क्या है, किस क्षेत्र में कितनी कमाई हुई है, किस क्षेत्र में कौन सी योजना लागू हुई है, या जीडीपी क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, देश में नौकरियों की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है। इन सब चीजों के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण हमें बहुत अच्छे से दोस्तों बताता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की प्रवृत्तियों को जानना चाहते हैं, ट्रेंड को जानना चाहते हैं, तो उसकी आपको बेहतर जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण से मिल जाती है, जो 2 वॉल्यूम में आता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान में हमारे देश में बात करें कि 2024 में आर्थिक सर्वेक्षण की क्या स्थिति है, तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में जब 1 फरवरी को बजट का समय आया, तो बजट पेश तो किया गया, लेकिन यह बजट था दोस्तों अंतरिम बजट। अब चूंकि ये अंतरिम बजट था, क्यों था अंतरिम बजट? अंतरिम बजट क्या है, तो हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि काम चलाऊ व्यवस्था। काम चलाऊ कैसी कि इस साल क्या होगा दोस्तों, चुनाव होने वाला है। अब इस साल अगर चुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब सरकार जो है वो नई बनने वाली है लोकसभा चुनाव के बाद, और जब नई सरकार का गठन होगा तो उसकी व्यवस्थाएं अलग से तैयार की जाएंगी। तो अंतरिम बजट के माध्यम से नई सरकार बनने तक के जो खर्च होते हैं उसके हिसाब से अंतरिम बजट पेश कर दिया गया, उनका निर्धारण कर दिया गया है। जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद नवीनतम बजट जो है वो सामने आपके आ जाएगा। अब चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बजट के पहले आता है, अब बजट तो अंतरिम बजट आया, मुख्य बजट तो आया ही नहीं है। अब बजट अगर नहीं आया है तो हमारे यहां इस बार आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं है। तो अभी अगर हम करंट बेसिस पे बात करें, अभी की तारीख पे बात करें, तो हमारे पास पिछले साल का जो 2023 का डेटा देने वाला आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024 में निकलता वो नहीं है दोस्तों। तो अभी हम यहां पर जो डेटा डिस्कशन करेंगे वो 2022-23 के आधार पर डिस्कशन करेंगे, जो 2023 में हमारे सामने आया था। और जैसे ही बजट आएगा और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो फिर हम नवीनतम डेटा जो आएगा उसको एक बार फिर से लेक्चर करके अपडेट करेंगे, बराबर। अब यहां ये समझिए कि इस बार अगर आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आ रहा है तो उसकी जगह क्या है, तो यहां ध्यान रखने की बात है कि 29 जनवरी 2024 को एक आर्थिक रिपोर्ट पेश की गई। किसकी जगह पर? आर्थिक सर्वेक्षण की जगह पर। चुनाव का समय है, अब चुनाव का समय है तो पब्लिक को, लोगों को अर्थव्यवस्था की स्थिति बताना तो पड़ेगी ना, ताकि एक तरीके से प्रचार भी हो सरकार के कामकाज का। तो सरकार ने इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की जगह पर क्या लेकर आ गई? एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आ गई, और 29 जनवरी 2024 को यह आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस आर्थिक रिपोर्ट का शीर्षक या टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। इस नाम के साथ एक रिपोर्ट पेश कर दी, और इस रिपोर्ट के माध्यम से पिछले 10 साल के जो भी विकास की स्थिति रही उस पूरे विकास की स्थिति को सरकार ने सामने रख दिया सबके। इसके माध्यम से लोगों को यह पता चल जाएगा कि मोदी जी की सरकार जो 2014 से 2024 तक अपने 10 वर्ष पूरे कर रही है, उसने किस प्रकार से इन 10 वर्षों में विकास के काम किए। तो सबके सामने वो विकास के काम आप आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के माध्यम से रख रहे हैं, जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ठीक है, अब ये किसने जारी किया दोस्तों? तो आर्थिक कार्य विभाग ने ये जारी किया है। और अगर देखें आर्थिक कार्य विभाग की, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग ही जारी करता है। लेकिन जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के माध्यम से ही बनता है। तो वर्तमान में आर्थिक सलाहकारों ने कौन है भारत के? वी अनंत नागेश्वरन। तो इनके परामर्श से ही जो भी आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो तैयार होगा, और उसे वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद सामने लाया जाता है। और यहां पर भारत के आर्थिक कार्य विभाग ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम की एक आर्थिक रिपोर्ट पेश करके भारत सरकार के, या हम कहें मोदी सरकार के पिछले 10 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा जारी किया है। तो हम भारतीय इकोनॉमी की वर्तमान जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को इकोनॉमिक सर्वे जो पिछली बार आया था उसको आधारित करके देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम 2024 की इस रिपोर्ट के आधार पर देख रहे हैं, बराबर दोस्तों। चलिए, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण की हम लोगों ने कुछ आधारभूत बातें देखी, ये हमने भारत सरकार की इस नई रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें देखी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हम देखते हैं कि क्या प्रवृत्तियां या क्या स्थिति रही है। तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें भी देखी जाए कि क्या है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले लिखा है कि बाधाओं के लिए भारत की तैयारी। देखिए दोस्तों,
अगर हम पिछले 4-5 सालों का ब्यौरा ही देख लें तो हमने 2020, 21, 22 ये टिपिकल कोरोना के समय की स्थिति देखी और इस समय में भारत की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देना शुरू किया। इसके बाद इस योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की व्यवस्था बताई। अब सोचिए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त खाना देने की व्यवस्था में हैं तो आपकी इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। इसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन किया गया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारी इकोनॉमी और हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था की स्थायित्व को दर्शाती है। और इन सब के बावजूद भारत की तैयारी कुछ इस प्रकार की है कि अगर आने वाले समय में ऐसे कोई दोबारा से आपदा आ जाती है या विदेशी व्यापार में कोई संकट आ जाता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो भारत सरकार ने क्लियर अपनी इस रिव्यू रिपोर्ट में कहा है कि हम भारत देश आर्थिक तौर पर इतना सशक्त है कि कोई भी समस्या, कोई भी बाधा आ जाए, उस बाधा से तैयार हम बिल्कुल लड़ सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे की जगह पर जो रिव्यू रिपोर्ट आई उसमें पहली बात बोली कि हर बाधा से लड़ने के लिए भारत तैयार है। दूसरा ये कि इसमें जीडीपी के आंकड़े भी दोस्तों प्रदर्शित किए गए। इसमें कहा गया कि आने वाले समय में, मतलब जो 2024 का वर्ष रहेगा, इस वर्ष में भारत की जीडीपी 7.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। भारत की दर जो जीडीपी की रहेगी वो 7.2% वृद्धि होने का अनुमान दर्शाया है क्या इस रिपोर्ट में। अब ये अनुमान दर्शाया, लेकिन अगर हम 2022-23 में देखें, अभी 2023 का आंकड़ा तो आया नहीं है, 2022-23 में देखें तो 7% जो है वो जीडीपी की वृद्धि दर रही थी। और अगर हम पिछले 3 साल का अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो भारत 7% या उससे ज्यादा की जीडीपी वृद्धि दर के साथ ग्रोथ कर रहा है। ये वो समय है दोस्तों जब हमारे देश में हम देख रहे हैं कि 2% ग्लोबल ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, कि वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 2% है। वहीं भारत पिछले 3 साल से लगातार 7 या उससे ज्यादा प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर कोई भी देश लगातार 7 या उससे ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा है तो ये सोच लीजिए कि उस अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की क्या स्थिति होगी, उसकी मजबूती किस स्तर पर होगी। कि कांस्टेंट, लगभग हम बोल सकते हैं कि वृद्धि के साथ लगातार 7 या उससे तेजी के साथ वृद्धि कर रहा है। और यह वृद्धि इस प्रकार के विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत करती है कि लगातार 7% से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट, क्या कि भारत में रोजगार की स्थिति हो, भारत में आधारभूत ढांचे की स्थिति हो, भारत में गरीबी की स्थिति हो या भारत में लोगों की आय की स्थिति हो, सभी ग्रोथ की तरफ है, बढ़ने की तरफ है। क्यों बढ़ने की तरफ है? क्योंकि जीडीपी के आंकड़े जो हैं वो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब विकास हो रहा है, वृद्धि है, तभी ना ये आंकड़े इस प्रकार के आ रहे हैं और लगातार 7% से ज्यादा के आ रहे हैं। और ये भारत नहीं, ये वैश्विक स्तर की संस्थाएं, आईएमएफ जैसी संस्थाएं कहती हैं। तो इसका मतलब ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव चीज हो गई है कि हमारी जीडीपी वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। यहां एक चीज देखिएगा कि पिछले 10 सालों में अगर भारत की सबसे कमजोर वृद्धि दर रही तो वो 2020-21 की रही है। ये ध्यान रखिएगा, जब 6.6% माइनस में थी जीडीपी की वृद्धि दर। ये हमारी -6.6% थी, दुनिया की और ज्यादा थी। ये भारत की ऐसी वृद्धि दर थी जो दुनिया के मामले में सबसे बेहतर थी। क्योंकि ये दौर कौन सा था? ये कोरोना का दोस्तों पीक टाइम था और कोरोना के इस दौर में सारी व्यापारिक गतिविधियां ठप थी। उस समय भारत की ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी जीडीपी में -6.6%। तो एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो है वो घटती हुई माइनस में कब आई थी? तो -6.6% जो थी वो 2020-21 के समय पर देखने को मिली थी। और ग्लोबल ग्रोथ रेट से तुलना करें तो भारत बहुत आगे है, दूसरे देशों से तुलना करें तो हमसे वो बहुत पीछे हैं। बड़े बड़े देश, भारत सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाले देशों में आज शामिल है, जिसकी इकोनॉमी सशक्त तौर पर आगे बढ़ रही है दोस्तों। और अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति आय की भी बात करें, चालू कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, तो भारत में 2.04 लाख प्रति व्यक्ति आय है व्यक्ति की। तो पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2.04 लाख। ये प्रचलित कीमतों पे है।
लेकिन अगर हम 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर कीमतों की बात करें, स्थिर कीमतों पे अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो जहां 2014-15 में ये 72,805 रुपए थी दोस्तों, वो 2022-23 में 98,374 रुपए हो गई है, और ये 35.12% की वृद्धि हुई है। तो ये पिछले 10 साल का आंकड़ा दिया सरकार ने कि हमने 35.12% की वृद्धि की है प्रति व्यक्ति आय में, वो भी स्थिर कीमतों में। स्थिर कीमतों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, ये सही आंकड़े होते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो वर्तमान में हम देखें तो भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर है। सोचने वाली बात है, जिस देश ने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और गुलामी से हम आजाद हुए, आजादी के 75 साल हुए, और हमने उस देश को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से बहुत ज्यादा पीछे कर दिया। ये भारतीय और भारतीयों की, भारत देश की क्षमता को बताता है कि हम कितने क्षमतावान हैं। और यहां यह भी देखना होगा कि वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा दोस्तों। और यह भी कहा गया है कि भारत जो है वो 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के साथ भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कैसे आगे जाएगा वो भी देख लीजिए कि वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पर होती है यूएसए की, दूसरे नंबर पर होती है चीन की। ठीक है, पहले नंबर पर यूएसए की, दूसरे नंबर पर चीन की, तीसरे नंबर पर जापान की, और चौथे नंबर पर जर्मनी की, और 5वें नंबर पर आता है स्थान भारत का। पहले कुछ दिनों पहले तक जर्मनी तीसरे पे था और जापान चौथे पे था, लेकिन अभी जर्मनी खिसक गया है। इसका मतलब भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है वर्तमान में, और आने वाले समय में मतलब 2027 तक जिस प्रकार से मोदी जी अपनी गारंटी कह रहे हैं और इकोनॉमी की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से भारत जर्मनी और जापान को पीछे कर देगा और भारत आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये जो अनुमान है, ये अनुमान इस आधार पर लगाया जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्तमान में बहुत मजबूत स्थिति में है, और वैश्विक स्थिति में अगर हम देखें तो भारत से तेज वृद्धि दर करने वाला देश दूसरा नहीं है, और इसी आधार पर कि भारत की सभी चीजों में वृद्धि है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें दोस्तों तो इन्हीं आंकड़ों में कि शेयर मार्केट की स्थिति, अभी नवीनतम रिपोर्ट आई, कहा गया है कि भारत का शेयर मार्केट दुनिया का चौथा बड़ा शेयर मार्केट हो गया है। अगर हम शेयर मार्केट की कंडीशन पे जाते हैं तो यहां पर भी हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिलती है, क्या कि भाई यूएसए का शेयर मार्केट है, चीन का शेयर मार्केट है, जापान का शेयर मार्केट है, और चौथा शेयर मार्केट किसका हो गया? भारत का। इसकी जगह पर पहले हांगकांग का हुआ करता था, हांगकांग को हमने पिछाड़ दिया है। हांगकांग 5वें नंबर का बड़ा शेयर मार्केट है। तो अगर हम भारत की शेयर मार्केट की बात करें, मुद्रा बाजार की बात करते हैं, एक विशाल मुद्रा बाजार है, और शेयर मार्केट बड़ा होने का मतलब समझते हैं, शेयर मार्केट भी किसका काम होता है दोस्तों? निवेशकों का। और शेयर मार्केट का अगर आकार बढ़ रहा है, आकार अगर बड़ा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि निवेशकों का भरोसा किसके साथ है? हमारे साथ। तो ये निवेशकों का भरोसा दिखाता, और निवेशकों का भरोसा कब होगा? निवेशक आप पे तब भरोसा करेंगे जब आपकी अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं होंगी, कुछ बात होगी, मजबूती होगी, स्टेबिलिटी होगी, तभी आप में निवेशक भरोसा दिखाएंगे। तो ये भी एक आधार है। इसके अलावा अगर हम पिछले समय में देखें तो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी निवेश है वो बढ़ गई है। कैसी बढ़ गई है? तो 2015-16 में यह सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी निवेश 5.6 लाख करोड़ थी, वही 2024-25 में ये 18.6 लाख करोड़ हो गया है। इसका मतलब समझिए कि 24-25 में 18.6 लाख करोड़ का पूंजी निवेश का मतलब समझ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं उन पर सरकार जो है वो 18.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र में इस पूंजी निवेश का मतलब समझते हैं, इस पूंजी निवेश का मतलब होता है कि देश का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर,
ये क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। देश में सड़क हो, देश में रेल सिस्टम हो, देश में ब्रिज सिस्टम हो, देश में इसके अलावा शिक्षा की बात कर लें हम लोग, देश में स्वास्थ्य की स्थिति की बात कर लें, ये सब चीजों में निवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें बढ़ने के साथ साथ हमारे देश का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्ट्रक्चर, ये आपके देश के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप ये डेवलप नहीं करेंगे, जब तक अर्थव्यवस्था विकास की गति पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुनियादी ढांचे में निवेश अगर नहीं बढ़ाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो याद रखिए नहीं करने से तो स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। और ये सार्वजनिक जो पूंजी निवेश बढ़ रहा है, ये भारत इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव चीज लेकर आता है। दोस्तों ये पॉजिटिव चीज कैसे लेकर आ रहा है उसका हम और आगे समझेंगे, लेकिन इससे बुनियादी ढांचा क्या हो रहा है, वो बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। जिस ढांचे को देखकर निवेशक हमारी तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, निवेशक उस क्षेत्र में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहता जहां पर बिजली की व्यवस्था ना हो, जहां पर सड़कें अच्छी ना हो, जहां पर स्वच्छता ना हो, जहां पर जो मानव कौशल है वो बेहतर ना हो, शिक्षा की कमी हो, जहां पर बीमार जनसंख्या हो। हर निवेशक इन्वेस्टर कहां पर इन्वेस्ट करना चाहेगा? जहां से उसको लाभ मिलेगा, और लाभ तब मिलेगा जब स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, आधारभूत ढांचा, सड़क, रेल, लाइट, बिजली सब बेहतर होगा। हर एक व्यक्ति वहां निवेश करना चाहता है। तो भारत की सरकार लगभग हम बात करें 2 से 3 गुना ज्यादा निवेश कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसके कारण आधारभूत ढांचा, बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और निवेशक हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और निवेशकों का अट्रैक्शन कैसा है वो अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्या परिणाम निकल रहा है। हालांकि नेक्स्ट है दोस्तों, एनपीए कम हुआ है। एनपीए कम होने को हम ये बोल सकते हैं कि बैंकों की जो बैलेंस शीट है, बैंकों की बैलेंस शीट ये क्या हो रही है, ये सुधर रही है। बैंकों की बैलेंस शीट सुधर रही है। अब बैंकों की बैलेंस शीट सुधरने का मतलब जानते हैं? बैंकों की बैलेंस शीट सुधरने का मतलब बहुत बड़ा है। एनपीए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिटिंग असेट्स। ऐसे चीजें जिनसे हम लोगों को लाभ नहीं होने वाला। जैसे किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया, अब वो लोन चुका नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो ऐसा पैसा हो गया जिससे अब कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसा पैसा जो है वो एनपीए कहलाता है दोस्तों। और पहले एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा डूब गया। बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग क्या कर रहे थे, उद्योगपति जो हो रहे थे, वो बैंकों से कर्जा ले लेके विदेश भाग रहे थे और बैंकों का जो पैसा है वो एनपीए में चला जा रहा था। उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था, पैसा डूबता चला जा रहा था। अब सरकार ने इस पर काम किया और एनपीए के स्तर को घटा घटा के नीचे लेकर आ रही है। जब एनपीए के स्तर को सरकार नीचे लेकर आ रही है तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, पैसा वापस आ रहा है। और वो पैसा अगर वापस आ रहा है तो पैसा क्या होगा, वो पैसे का होगा इन्वेस्टमेंट, निवेश। और अगर उस पैसे का निवेश होगा तो उसका फायदा समझ रहे हैं क्या होगा, उसका निवेश, अगर पैसे का निवेश होता है तो निवेश के बाद क्या लगेंगे आपके यहां पर, उद्योग, जिससे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और रोजगार के अवसर अगर बढ़ेंगे तो लोगों को क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। और लोगों को जब आय प्राप्त होने लगेगी तो यहां से आप किस तरफ बढ़ेंगे, राष्ट्र हित की तरफ बढ़ेंगे। यहां से आप किसकी तरफ बढ़ेंगे, विकास की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा सिलसिला कब शुरू होगा, जब निवेश बढ़ेगा। और एनपीए में कमी पैसे की वापसी है, और पैसे की वापसी निवेश की वृद्धि है, और निवेश की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है। तो सरकार ने एनपीए जो है उसको कम करने के लिए तमाम काम किए हैं। ऐसे लोग जो बैंकों का पैसा खा खा के भाग जा रहे थे, ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की गई है। उनकी संपत्ति जब्त करके उसकी नीलामी करके उसका पैसा वसूला जा रहा है और बैंकों को वो पैसा दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं सहारा समूह। सहारा समूह के जो प्रमुख सुब्रा राय थे उनका तो निधन हो गया, लेकिन जिन जिन लोगों ने उनमें पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा सारा का सारा सरकार के पास पहुंचाया गया और सरकार वो सबका पैसा वापस कर रही। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पैसा बैंकों का खाकर बैठे थे, उन लोगों से पैसा निकाला जा रहा है और इसके माध्यम से एनपीए में कमी हो रही है, जिसकी वजह से निवेश में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसके बाद जनधन योजना भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कदम हमें देखने को मिला है। जनधन योजना जो है
वो मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉन्च की थी। 15 अगस्त 2014 लाल किले से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और लगभग 28 अगस्त को 2014 से ही ये जो घोषणा है, ये योजना जो है, इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया था। कब घोषणा की गई? 15 अगस्त 2014 और 28 अगस्त 2014 से इसको लागू कर दिया गया। ये योजना बड़ी सोची समझी योजना थी दोस्तों। इस योजना में यह सोचा गया कि हमारे देश में लगभग 50% जनसंख्या का कौन है? महिला शक्ति है। और अगर ये 50% महिला शक्ति है तो ये भी सोचो कि इस महिला शक्ति के पास कुछ ना कुछ मात्रा में धन तो सेव होगा ही। अगर इनका बैंक खाता खुलवा दिया जाए तो जगह जगह जो पैसा छुपा होगा वो पैसा कहां आ जाएगा? वो पैसा आ जाएगा बैंक में, और जो पैसा बैंक में आ गया वो मार्केट में आ गया। यहां से पैसा क्या हो जाएगा? निवेश होगा। और फिर वही बात कि निवेश के लिए धन बढ़ गया, निवेश के बाद वही रोजगार, उत्पादन बढ़ना, सब चीजें बढ़ने की प्रक्रिया चालू होगी और इकोनॉमी में पैसा बढ़ने से इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, मनी साइकिल चालू हो जाता है। जो पैसा आपके चाय पत्ती के डब्बे में, तकिए के खोल में रखा होगा, वो पैसा डबल नहीं हो रहा है, उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा है, वो ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही वो पैसा आपने बैंक में जमा किया तो आपने उस पैसे को मार्केट में डाल दिया। मार्केट में जाते से मनी का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो सारी गतिविधियां चालू हो जाती है। और सोचने वाली बात है कि जनधन के तहत 51 करोड़ खाते खोल दिए गए। ये जो 51 करोड़ खाते खोले गए, उनके माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आया। अब सोचिए, इकोनॉमी में 2.1 लाख करोड़ आ जाए, निवेश हो जाए, तो अर्थव्यवस्था के क्या मायने होंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती बताता है कि भारत में 51 करोड़ जनधन खाते खोल दिए गए और उनसे 2 लाख करोड़ की राशि निकल आई। मतलब महिलाएं इकोनॉमी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक हो रही, इनका योगदान देखेंगे अभी। और जब पूछा जाए कि जनधन योजना किस लिए है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन के लिए जनधन योजना आई, ताकि भारत में हर पिछड़े, निचले से निचले, अंतिम बोल सकते पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का किसमें वित्तीय सुविधाओं में पहुंच हो, बैंकों तक पहुंच हो जाए। तो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से हर व्यक्ति की इस वित्तीय व्यवस्था में बैंकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये योजना चालू की गई थी और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम है। सबसे ज्यादा बैंक खातों वाला देश भारत बन गया है। ठीक है, आगे देखें तो समझिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत क्यों है। ये तो हम लोगों ने समझा अभी तक क्या कि रिव्यू क्या है रिपोर्ट का, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। लेकिन हम लोगों को यह भी तो समझना है भारत की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति में क्या, कि भारत की इकोनॉमी में ऐसा क्या है कि कोरोना आ गया, कोरोना के दौरान इंडस्ट्री बंद हो गई, विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भारत की इकोनॉमी अडिग रही। ऐसी परिस्थितियों में भारत न केवल अपना काम कर रहा है, अपने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में खाना दे रहा है, बल्कि फ्री में वैक्सीन और दूसरे देशों को वैक्सीन भेज भी रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी मजबूती को दर्शाता है। तो यह समझना पड़ेगा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी परेशानियों के बाद भी अडिग क्यों है, क्यों मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो यहां समझना है। तो देखिए कि सबसे बड़ा इसमें रोल अगर देखें तो एक रोल एनपीए का भी है। जिस प्रकार से बैंकों का डूबने वाला पैसा वापिस हुआ है, उसको डूबने से बचाया गया है, वो दर देखिए, जो पहले 4.6 थी वो 3.2 आ गई। इसका मतलब है कि बैंकों का पैसा वापस हुआ है, निवेश बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, आय बढ़ी है। घरों की बिक्री, अब घरों की बिक्री समझने वाली बात है। हमारे देश में पिछले वर्षों में जो घरों की बिक्री है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। अब आप इसको बड़ा सोचिए कि घरों की बिक्री अगर बढ़ रही है तो घरों का निर्माण भी तो हो रहा है। अब घरों की बिक्री बढ़ रही तो घर ऐसा नहीं 1-2 हजार में आ जाएंगे, लाखों करोड़ों की बात होती है। तो अगर ये लाखों करोड़ रुपए में लोग घर खरीद रहे हैं तो पैसा निवेश हो रहा है। कैसे निवेश हो रहा है? घरों का निर्माण करेंगे, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, सरिया चाहिए, कलर चाहिए, मजदूर भी तो चाहिए जो काम करेंगे। हर एक वर्ग को पैसा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, चीजों का उत्पादन बढ़ रहा है। तो घरों की बिक्री जो बढ़ी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली हमें इस समय में।
जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न चीजों में विकास हुआ है, नए नए सेक्टर्स खुलने लगे हैं। तो इन सभी क्षेत्र में जो जो लोग लगे होंगे सबको रोजगार मिला होगा, सबको पैसा मिला होगा। तो एक सिर्फ घरों की बिक्री जो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, उस वजह से हर एक सेक्टर में काम हुआ। दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का कारण है राजकोषीय घाटे में कमी होना। अब राजकोषीय घाटा क्या है? जब आपके पास आय कम हो जाए और व्यय ज्यादा हो जाए, तो यहां पर जो स्थिति बनती है वो फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटे की बनती है। विभिन्न माध्यमों से राजस्व से जो भारत सरकार को आय होती है और विभिन्न माध्यम में जो भारत सरकार खर्च करती है वो खर्च ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमें राजकोषीय घाटा देखने को मिला। और आजादी के बाद हम लंबे समय से भारत की बजट को, अर्थव्यवस्था को राजकोषीय घाटे में ही देख रहे हैं, लेकिन ये घाटा जो है वो 2022-23 तक 6.4% आ गया है। जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी का 6.4% तक राजकोषीय घाटा आ गया। इसमें कमी हुई है दोस्तों। ये एक समय पहले 10% तक हुआ करता था, अब ये 6.4% आया है, मतलब हम घाटे से बाहर आ रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट जो है वो बेहतर हो रही है। इसी प्रकार से चालू खाते में जो घाटा हुआ था उसमें भी कमी आ रही है। अब चालू खाते का घाटा जो है वो किससे संबंधित है? वो व्यापार से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब करते हो तो आयात करते हो और निर्यात करते हो। जब आप निर्यात करते हो तो आपकी कमाई होती है, और जब आप आयात करते हो तो पैसा जाता है, मतलब व्यय होता है। जब आपका आयात ज्यादा हो जाए और निर्यात कम हो जाए, इसका जो मूल्य निकलेगा भुगतान का पैसा, आयात ज्यादा रहा है, आयात ज्यादा रहा है, निर्यात कम रहा है, तो यहां पर हम लोगों को व्यापार घाटा हो रहा है। इस व्यापार के घाटे को हम चालू खाते के घाटे के नाम से जानते हैं। और 2022-23 में ये 3.3% पर आ गया, जो एक समय में 4.5, 5.5 और 7.5% होता था। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एमएसएमई और विभिन्न उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत भारत के जो उत्पाद हैं वो बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट हुए हैं। भारत मैन्युफैक्चर का हब बनने लगा है, और चूंकि भारत मैन्युफैक्चर का जब हब बनने लगा है तो ऐसी कंडीशन में हम उत्पादन का केंद्र है और हमारे यहाँ उत्पादन होता है, अब हम दूसरे क्षेत्र में हमारा माल बेचते हैं। उदाहरण के लिए एक समय था जब भारत सबसे बड़ा मोबाइल का आयातक होता था और आज हम सबसे बड़े निर्यातक में बदल चुके हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर हम बनने का परिणाम है कि हमारा जो व्यापार में जो चालू खाते का घाटा होता था वो कम होता जा रहा है, और चालू खाते का घाटा कम होकर, जीरो होकर और ये प्लस में चला जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि फिर हम इस व्यापार से भी कमा रहे होंगे। बराबर। चलिए, इसके अलावा हम महंगाई की बात कर लें। आजकल हमारे देश में जो हंगामा होता है वो महंगाई पर ही होता है। विपक्ष जो होता है वो आए दिन महंगाई, राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो महंगाई की जब बात होती है तो खुदरा महंगाई, इसको रिटेल भी बोल सकते हैं, इसको कंज्यूमर के जो भी बोल सकते हैं, इंडेक्स जो होता है सीपीआई, उसके आधार पर हम इसे देखते हैं, सीपीआई के आधार पर। तो कंज्यूमर के लिए या खुदरा या रिटेल की जो महंगाई है, जिस दाम पर एक साधारण उपभोक्ता को वस्तु मिलती है, उस दाम के आधार पर महंगाई की बात करें तो 2022-23 में 6.8% था ये, और लेटेस्ट अगर इसका आंकड़ा देखें जो जनवरी 2024 में आया वो 5.10% है। मतलब महंगाई की जो आम आदमी के लिए जो मुद्रा बोल सकते हैं वस्तु की कीमत ज्यादा थी वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं थोक मूल्य पर ये 11.5% है। इसमें अगर हम भारत की इकोनॉमी में आरबीआई की तरफ से जो मौद्रिक नीति होती है उसके लक्ष्य को ही देखें तो आरबीआई भी ये प्रयास करता है कि महंगाई की जो दर है वो 4 से 5% के बीच में मेंटेन रहे। अगर 4 से 5% के बीच में है तो इसका मतलब वो मेंटेन है। 4% से कम महंगाई होना भी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है, और 5 से ज्यादा हो जाना भी नकारात्मक प्रभाव देती है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि जनवरी 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 5.10% है, तो आपको 0.10 या 0.20 ही मेंटेन करना है। आप लगभग एवरेज के बराबर चल रहे हैं। आरबीआई खुद महंगाई को मेंटेन करने के लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट, रिजर्व रेट, सीएलआर, एसएलआर में बदलाव करती है।
क्यों? ताकि वो इस मुद्रास्फीति की दर को मेंटेन कर सके, और इस मुद्रास्फीति की दर को 4 से 5 के बीच में बनाकर आरबीआई खुद रखता है अपनी नीति के माध्यम से। तो अभी आप उसके करीबी तो हैं। यहां पर मतलब महंगाई की स्थिति भी हमें हमारी अर्थव्यवस्था के ट्रेंड में अब नियंत्रित होती दिखाई दे रही है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो भले ही कंज्यूमर प्राइस पर हो या फिर हम लोग बात करें थोक मूल्य पे हो। इसके बाद दोस्तों अगले आंकड़े की बात करें तो अगला आंकड़ा जो है वो कहता है विदेशी मुद्रा भंडार। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले सालों में आधारभूत ढांचा और औद्योगिक क्षेत्र में उदारता आई है, सिंगल विंडो सिस्टम आया है, उसके तहत दूसरी बात स्वच्छता अभियान को एक हम कारण ले सकते हैं। और भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक स्तर पर दौरे कर करके भारत का एक जो पॉजिटिव माहौल बनाया है दुनिया भर में, उस पॉजिटिव माहौल के कारण भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है जिस वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बेहतर होता चला जा रहा है, हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ता चला जा रहा है। और 620 अरब डॉलर के आसपास लेटेस्ट हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। ये विदेशी मुद्रा भंडार भारत को अपने आप में सक्षम बनाता है। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई घटना अलग हो जाती है, जैसे अभी यूक्रेन का संकट चल रहा था, इजराइल हमास का संकट चल रहा था, इधर पाकिस्तान ईरान का अलग चोचले चल रहे हैं, ये फलाने ठिकाने जितने भी चोचले हैं ना, इन सभी अंतरराष्ट्रीय सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के भीतर अगर भारत को कोई प्रभावित करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि विदेशी व्यापार, अगर हमें चीज कोई सी मंगानी है लाइक पेट्रोल जैसा कुछ भी, तो उसके लिए हम लोगों को विदेशी करेंसी चाहिए, और हमारे पास कई महीनों का चीजें इकट्ठे करने के लिए सफिशिएंट विदेशी करेंसी है। ये विदेशी करेंसी के आंकड़े मैंने खुद ने जब 2017 के आसपास 16-17 में पढ़ाए दोस्तों, तो ये इससे आधे होते थे। और आज हमारे देश की इकोनॉमी का बल देखिए कि 620 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। कई महीनों तक भारत बिना किसी टेंशन के अपना काम कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत एक सबल स्थिति में है। अगर यह महिलाओं की भागीदारी को देखें तो याद रखिए जनसंख्या का आधा हिस्सा जो है वो हम महिलाओं को देखते हैं दोस्तों। और अगर किसी भी इकोनॉमी में महिलाओं का योगदान अगर बढ़ जाए तो समझ लीजिए इकोनॉमी की रफ्तार डबल हो जाती है। हमारे देश में जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति रही, जिस प्रकार का वातावरण रहा पिछले समय में, उस वातावरण में महिलाओं को सिर्फ घर में बिठाकर रखने की व्यवस्था चलती थी। ना तो पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया जाता था, और पढ़ाने लिखाने के अलावा जल्दी कम उम्र में शादी कर देना और बाकी चूल्हा चौका वाली सोच चलती थी। लेकिन जिस प्रकार से भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आए हैं, महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए योजनाएं आई हैं। वर्तमान में हम देख लें मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इस प्रकार की योजनाएं आई। ऐसी कई योजनाएं हमें देखने को मिलती है जिसको देखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान दिया। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जो ध्यान दिया उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 2017-18 में भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की योगदान 23.5% के आसपास था, वही 2022-23 में 37% हो गया है। और 2024 का आंकड़ा जब जून तक आएगा तब तक आप लोगों को अलग वृद्धि देखने को मिलेगी। संभावना है कि ये 40 से 45% तक होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हमारे देश का जो 50% हिस्सा है, उस 50% हिस्से का अगर इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो सोच लीजिए हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है। जब दोनों की कमाई एक साथ मिलती है तो कमाई ज्यादा दिखती है। एक की कमाई से घर भी चल जाएगा तो एक की कमाई से सेविंग हो जाएगी, और जब बचत होती है तो निवेश को बढ़ावा मिलता है, और जब निवेश को बढ़ावा मिलता है तो उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ता है तो फिर आय बढ़ती है, और यहां से देश का विकास चालू होता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इकोनॉमी में शामिल करने की तरफ भारत सरकार काम कर रही है, और अभी 37% महिलाओं का योगदान हमारी इकोनॉमी में देखने को मिला है। और इस योगदान के पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हैं वो क्या है? कारण है उच्च शिक्षा, कौशल विकास। सरकार ने जिस प्रकार से योजनाएं चलाई हैं, काम किया है, जहां 2001 में 6.7% महिलाओं का भागीदारी होती थी उच्च शिक्षा में, वही वो 2022-23 में 27.9% हो गया है। तो ये शिक्षा की स्थिति चूंकि महिलाओं में सुधरी है, इसलिए महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्ति देखने को मिली है, और उस रोजगार की प्रवृत्ति के चलते हम देखते हैं कि जो महिलाओं के कारण विकास उसको बढ़ावा मिल रहा है। एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में भारत सरकार ने, हम बोल सकते हैं, मुद्रा लोन जैसी व्यवस्था शुरू की है। ये मुद्रा लोन जैसी जो व्यवस्था है
ये कम ब्याज दर पर सब्सिडी पे छोटे छोटे उद्यमियों को या तो अपना स्टार्टअप करने के लिए या फिर उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए लोन देती, और इसके तहत आपको बड़ा सा बड़ा लोन मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप आपके स्टार्टअप को या फिर आपके वर्तमान इंडस्ट्री को, उद्योग को बढ़ा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत सरकार ने पर्याप्त काम किया। और दूसरी तरफ जीएसटी का एडॉप्शन, जब जीएसटी नया नया आया था तो कई सारे राज्य और कई सारी सरकारों का यह मानना था कि जीएसटी हम लोगों को नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। लेकिन जैसे जैसे जीएसटी की तरफ भारत सरकार का रुझान देखा गया और जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन को बढ़ता देखा गया, उसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ता देखा गया, उसके बाद भारत के ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने जीएसटी को अपने यहां पर लागू कर दिया है, जीएसटी को अपने यहां पर स्वीकार्यता दे दी है। तो जीएसटी के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, और टैक्स कलेक्शन में वृद्धि के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निवेश हो रहा है वो बढ़ा है। तो ये कारण है जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तमाम समस्याओं के बावजूद, कोरोना जैसी समस्या के बावजूद भी अडिग है, मजबूत क्यों है दोस्तों? ये वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद देखिए, जब हम निवेश की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफडीआई दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार होता है। जिस देश में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होने की तरफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि निवेश आपके देश में वो इकोनॉमी का साइकिल चलाता है जो आपके देश में रोजगार उत्पन्न करने से लेकर होता है। और हमारे देश में $100 बिलियन का एफडीआई आया, और ये सबसे ज्यादा एफडीआई रहा दोस्तों। चाइना हमसे बहुत पीछे है, इसके बाद हम मॉरिशस जैसे देशों को देखते हैं। लेकिन एफडीआई जो है सबसे ज्यादा, अगर किसी देश ने, किसी निवेशक ने कहीं पर पैसा लगाने का सोचा तो वो भारत में पैसा लगाने का सोचा। और आप कहीं पर पैसा तब लगाना चाहते हैं जब आपको वहां से लाभ होता दिखता है। इसका मतलब आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक आशा की स्थिति में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें या एफडीआई के साझेदार की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है? सिंगापुर से आ रहा है। भारत की अगर व्यापारिक दृष्टि की बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को होता है, सबसे ज्यादा आयात हम चाइना से करते हैं, लगभग 14.5-15% के आसपास हमारे आयात में चाइना का हिस्सा होता है। अगर हम सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार की बात करते हैं तो चाइना और अमेरिका में रेस लगती रहती है। पहले चीन था, अब हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन चुका है। इसके अलावा अगर हम 2023 तक दोस्तों बेरोजगारी की दर देखें तो 6.5% के आसपास हमारे देश में बेरोजगारी की दर है, और बेरोजगारी की दर जो है वो महिलाओं में 8.6% के आसपास और पुरुषों में 5.8% के आसपास है। इसके अलावा गरीबी को लेकर दोस्तों बहुत मुद्दे उठते हैं। जब हम गरीबी की बात करते हैं कि 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट नीति आयोग ने निकाली। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 2015 से लेकर 2019-20 तक के जो 5 से 6 साल हैं, इन 6 सालों में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये समझ रहे हैं आप? 13.5 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से मुक्त किया है इन सालों में, और इतनी तो कई सारे देशों की जनसंख्या ही नहीं होती। इतने लोगों को आपने गरीबी से मुक्त कर दिया। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूती को, एक प्रवृत्ति को बताता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर नेक्स्ट चीजें अब यहां पर समझना है कि 2015-16 में भारत में 24.85% गरीब थे। वहीं 2019 से 21 के बीच में 14.96% गरीब, मतलब लगभग 9.89% के आसपास हम इसमें क्या देख रहे हैं? कमी देख रहे हैं, बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा हम देखें शहरी क्षेत्र में गरीबी 5.27% है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 19.28% है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अभी ज्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम दिख रही है। जो गरीबी सूचकांक आया उसमें कहा गया है कि गरीबों की संख्या जो सबसे ज्यादा कम हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बाद बिहार में कम हुई है, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है जहां पर गरीबों की संख्या में कमी हुई है दोस्तों। और कारण क्या रहा है? किन कारणों से गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं? तो भारत सरकार ने विगत वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है, पोषण की व्यवस्था अच्छी की है, रसोई गैस की सुविधा दी है, वित्तीय समावेशन किया जनधन खाते के माध्यम से, पेयजल अच्छा दिया है और बिजली की सुविधा देना शुरू कर दी है। और यही आपकी मूलभूत आवश्यकताएं भी होती हैं देखा जाए तो ये आवश्यकताएं सरकार के माध्यम से अगर पूरी हो रही सस्ते सब्सिडी में, तो कहीं ना कहीं आप के पास बचत बढ़ती है, और बचत के माध्यम से आप गरीबी से ऊपर आता निवेश करते हैं। हर एक व्यक्ति गरीबी से ऊपर आ सकता है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है यदि उसकी बचत हो तो।
बचत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास बचत कुछ होगी नहीं तो आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे या नीचे जाएंगे दोस्तों। तो इन सब माध्यमों के माध्यम से बचतों को बढ़ावा मिला है दोस्तों, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर हम इस गरीबी के डेटा के बाद पढ़े आगे, तो नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने को मिलेंगे। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखें दोस्तों, तो विभिन्न क्षेत्र में भारत की जो इकोनॉमी है उसके अलग अलग पैमाने देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने इकोनॉमी के सेक्टर्स आप लोगों को बताए थे, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो यहां कृषि जो हो गया वो प्राथमिक सेक्टर हो गया, सेवा क्षेत्र जो हो गया वो सर्विस सेक्टर हो गया तृतीयक, और जो औद्योगिक है वो द्वितीयक सेक्टर हो गया। अब हमारे देश में सेवा क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, उसमें वृद्धि दर रही है 9.1% की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सेवा क्षेत्र में क्या वृद्धि दर रही, 9.1% की, जबकि जीडीपी में इसका कितना योगदान है, लगभग 53.3% का। वहीं कृषि की अगर हम देखें दोस्तों, वृद्धि दर लगभग 3.5% है और जीडीपी में योगदान है 18.4% का। और अगर औद्योगिक क्षेत्र की देखें तो वृद्धि दर रही 4.1% की और जीडीपी में योगदान है 28.3% का। अब ये हम इस ट्रेंड को एक चुनौती के तौर पर भी देखते हैं। इकोनॉमी की एक चुनौती ही है ये। क्यों? क्योंकि जब हम कृषि क्षेत्र का देखते हैं, लगभग 54% लोग हम लोगों को इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होते दिखते हैं। 50% से ज्यादा लोग एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और केवल 18% योगदान दे रहे हैं कमाई में। और जहां सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में लगभग 30 से 32% लोग काम कर रहे हैं और कमाई में योगदान दे रहे हैं 50% से ज्यादा का। क्लियर? तो यहां समझना यह कि रोजगार में ज्यादातर लोग यहां लगे हुए हैं, लेकिन कमाकर ये लोग दे रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है कि कृषि जो है इसमें हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा, किसानों की आय में बढ़ावा देना पड़ेगा। अब इसमें तुम ये नहीं कर सकते कि कृषि क्षेत्रों को कम कर दें। अगर कृषि क्षेत्र को कम कर देंगे तो खाद्यान्न संकट आ जाएगा। 140 करोड़ से ज्यादा हो गई जनसंख्या, और निश्चित तौर पर देखिए जनसंख्या के हिसाब से शहरीकरण बढ़ रहा है, नई नई कॉलोनी बन रही, तो कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की कमी हो जाएगी। कृषि कम नहीं कर सकते। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करिए, शोध करिए, जिससे कि किसानों की आय बढ़े और यहाँ ये जो जनसंख्या इतनी सारी है, इस जनसंख्या का आमदनी भी बढ़ जाए। तो यहाँ किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत है और सरकार के सामने, देश की अर्थव्यवस्था के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती हमें देखने को भी मिल रही है कि किसान आंदोलन समय समय पर हमारे देश में हो रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन जो होते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, है ना। पूरे देश के किसानों के द्वारा सामूहिक आंदोलन हो ही नहीं रहा, पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के क्षेत्र के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। तो यहां हमने क्षेत्रकों का योगदान देखा हमारी इकोनॉमी में। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने और कौन सी चुनौती है वो भी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के सामने जो और चुनौती, उसमें दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती अभी जो वर्तमान में देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां हैं, तो चुनौतियां भी नवीन ही देखेंगे। क्या है नवीन चुनौती? लाल सागर और सप्लाई चेन। लाल सागर को अगर हम देखें तो लाल सागर जो है उसके एक तरफ दोस्तों अरब सागर खुलता है और एक तरफ देखिए तो स्वेज नहर खुलता है। अब स्वेज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर के माध्यम से यहां पर हम बोल सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर में खुल जाती है और पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं आप, पूर्वी क्षेत्रों तक। तो ये एक शॉर्टकट सा दिखाई पड़ता है स्वेज नहर के माध्यम से। दुनिया का 12% का व्यापार यहां से होता है और स्वेज नहर 1859 से बनना शुरू हुई थी, मिस्र के कब्जे में है ये। तो यहां पर सोचिए कि यहां से सारे जहां जाते हैं। अब इधर अफ्रीका का जो सेक्शन है, अगर भारत के व्यापार की बात कर लें तो यहां से अगर हम घूमकर व्यापार करेंगे तो हजारों किलोमीटर का राउंड होता है, और हजारों किलोमीटर का राउंड होने का मतलब नकारात्मक प्रभाव। अब हाल ही में क्या देखा गया है कि अमन जो देश है वहां के लोगों के द्वारा लाल सागर से जो जहाज गुजर रहे हैं उन पर अटैक किए गए हैं। अगर ऐसे जहाजों पर अटैक होते रहेंगे तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? इसका परिणाम होगा व्यापार में देरी। और अगर व्यापार में देरी होती है ना तो देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव हो जाता है। अगर व्यापार में देरी का मतलब आपने कोई माल भेजा, माल में मैं खाद्यान्न ही ले लेता हूं, खाद्यान्न भेजा, अब वो खाद्यान्न पहुंच गया लेट 1 से 2 महीने। अगर देरी हो जाती है तो वहां पर खाद्यान्न की क्या हो गई? कमी होने का मतलब
आपूर्ति नहीं है। आपूर्ति नहीं का मतलब माल हो गया कम, माल कम और मांग ज्यादा, चीजों की कीमतें बढ़ती चली जाएगी। तो अगर महंगाई देखें, मुद्रास्फीति, ऐसी समस्याएं किसी भी देश में बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती हैं। तो ऐसे में हमें ये लाल सागर की समस्या को सोचना पड़ेगा समाधान की तरफ, और हमारे देश में सप्लाई चेन को सुधारना पड़ेगा। सप्लाई चेन को सुधारने की तरफ अगर मैं देखूं तो आंतरिक रूप में भी इसको सुधार करने की जरूरत है। अगर उत्तर से दक्षिण कोई माल भेजना हो तो इतना लंबा सफर करते करते आधा सामान तो खराब ही हो जाता है। हमारे पास अकेले मध्य प्रदेश की फसल का उत्पादन देखें तो मध्य प्रदेश ने विगत वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। अब अगर वो गेहूं एफसीआई के माध्यम से सरकार एमएसपी पे खरीद भी लेती है तो उनको भंडार करके रखना पड़ेगा। अब आपका भंडार सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो भंडार लंबे समय तक रखा रह सके, बारिश आएगी और आधा अनाज खराब हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके भंडारण और सप्लाई चेन की समस्या है। ये समस्या का अगर समाधान कर ले तो भारत की इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ेगी। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास उसको संरक्षित करने की व्यवस्था की कमी है। इसलिए वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है कि सप्लाई चेन को सुधारा जाए। दूसरा है दोस्तों एआई का डिजिटल सर्विस निर्यात पर प्रभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ा है पूरी दुनिया में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अब यहां समस्या क्या है कि एआई ने भारतीय चीजों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। सर्विस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में भारत दुनिया का राजा रहा है, इसका बहुत बड़ा निर्यातक भी रहा है। अब एआई के आ जाने से भारत का जो सेक्टर है ये बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि भारत जो सर्विस सेक्टर की चीजें निर्यात करता था आईटी की, वो एआई आने की वजह से निर्यात कम हो रही है। निर्यात कम हो रही है तो कई बार तो ये है कि रोजगार तक घटने की दिक्कत आ गई। कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयमेंट्स को कम करना शुरू कर दिया क्योंकि व्यापार कम हो गया। तो इस समस्या से निकलना भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तीसरा है ऊर्जा संक्रमण का स्थिति। भारत इस दृष्टि से देखें तो 67वें स्थान पर है। और ऊर्जा संक्रमण है क्या, एक्चुअल में क्या है कि अभी तक हम ऊर्जा के परंपरागत साधनों पर निर्भर होते रहे हैं। जीवाश्म ईंधन हो, कोयला जला लीजिए, इस प्रकार की चीजों से बिजली बनाई जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में, कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा को लेकर जो जागरूकता का एक माहौल बना है, उस माहौल ने इस परिस्थिति को ही बदल दिया है। आज हम ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो, कार्बन उत्सर्जन ना हो, जिसमें कोयले की ऊर्जा हो या अन्य ऊर्जा जिससे जलवायु प्रदूषित होती है, उन सभी को हतोत्साहित किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये वैश्विक चेतना में आ गया है और आज हर एक देश की नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने यहां पर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा को बढ़ाए। ये चुनौती भारत के सामने भी है, नैतिक दायित्व भी हो जा रहा है ऐसा। और उस समय जब भारत कहता है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जीरो कार्बन एमिशन की स्थिति में जाना चाहते हैं, तो ये और जरूरी हो जाता है कि भारत इस तरफ ध्यान दे। तो किस प्रकार से आप जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाएंगे, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का हम लोगों को वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी भारत सरकार ने सोलर जो प्लेट्स हैं वो घर घर पे लगाने के लिए योजना चालू की। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं भारत सरकार लगातार चला रही जिसके तहत भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भारत सरकार के सामने एक चुनौती है। इसके अलावा कमजोर अधोसंरचना, भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों वो धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे बंदरगाहों की बात कर लें, एयरपोर्ट्स की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, रेलवे व्यवस्था की बात कर लें, उसमें कमी है। हमारा अधिकांश रेलवे जो है दोस्तों वो डीजल पर ही चलता है। इलेक्ट्रिक रेल हमारे यहाँ अभी भी विकसित अवस्था में नहीं आई है, तो इस तरफ भी सरकार के सामने एक चुनौती है। और तीसरा, आय और धन की असमानता। भारत में 10% जो लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। तो आय और धन की जो असमानता है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जरूरी यह है कि अर्थव्यवस्था की इस चुनौती से भी निपटा जाए। तो भारत सरकार के सामने ये जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं उनसे निपटने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर हम इसे देख रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी करंट में, वर्तमान में नवीन जो प्रवृत्तियां उनको भी देखा और हम लोगों ने चुनौतियों को भी देखा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा।
मार्केट में बोल सकते हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार के डेटा भी अवेलेबल नहीं है इस प्रकार से, तो अपने दोस्तों से इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा।